महोदय, जिस संकल्प पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय नेता द्वारा आरंभ की गई, यहाँ मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि उससे परंपरावाद और अपरंपरावाद में विवाद उत्पन्न हो सकता है। जब हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार भारत को गणतंत्र घोषित किया था, उसके तत्काल बाद वर्ष 1952 में से ही हमारे चुनाव संबंधी कानून बने हुए हैं। यही सही है कि वर्ष 1952 से अब तक हुए चुनावों के दौरान हमने चुनावी प्रक्रिया में की गई कुछ एक गड़बड़ियां पाई हैं, परंतु इस आधारभूत कानून के विद्यार्थी के रूप में मैं इस सम्मानीय सदन के सभी सदस्यों से यह प्रश्न पूछने का आग्रह करूँगा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का वह कौन सा उपबंध है जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की जो गड़बड़ी की गई हैं अथवा देखी गई हैं, उनके लिए जिम्मेदार है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का वह कौन सा उपबंध है जिसे मेरे सम्मानीय मित्र और वरिष्ठ सदस्य ने चुनावी प्रक्रिया में धन शक्ति और बाहुबल का नाम दिया है? क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के 1 से लेकर 135 तक में से हम एक भी ऐसा उपबंध उद्धृत कर सकते हैं जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि एक राजनीतिक दल को चुनाव जीतने के लिए बाहुबल जुटाना ही चाहिए, अथवा जिसमें यह बताया गया हो कि एक राजनीतिक दल को चुनाव जीतने के लिए अपने आप को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना चाहिए। यह एक वास्तविकता है कि चुनाव संबंधी कानून में इन सभी बातों पर रोक है। वास्तव में इसमें उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार के कार्य नहीं किए जाने चाहिए, परंतु फिर भी ऐसा किया जाता है। हमें जानना चाहिए कि समस्या की जड़ कहाँ है। हम ऐसा क्यों करें? हम में से प्रत्येक को स्वयं से यह प्रश्न करना चाहिए कि उसने अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए कितना खर्च किया। क्या मैंने स्वयं कानून का पालन किया अथवा अपने दल के आदेश का पालन किया? इसका उत्तर निश्चित रूप से सकारात्मक होना चाहिए। इसमें अपवाद भी हो सकते हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, परंतु इन अपवादों से यह सिद्ध हो जाएगा कि समस्या कानून से उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि वास्तव में यह राजनीतिज्ञों की चुनावी गतिविधियों के कारण पैदा हुई है। कानून के विद्यार्थी के रूप में आप देश की चुनाव याचिकाओं के इतिहास को देखें। महोदय, वर्ष 1952 से लेकर 1990 तक, बल्कि वर्ष
91 से संविधान के अंतर्गत और तत्पश्चात वर्ष 1993 के संविधान के अंतर्गत जब से पहले चुनाव हुए हैं, आप देखेंगे कि यदि चुनावी प्रक्रिया के विरुद्ध शिकायतें की जाती हैं तो वे उम्मीदवारों द्वारा कानून के उल्लंघन के संबंध में होती हैं, ना कि कानून के बारे में। मैं उदाहरण देना नहीं चाहता हूँ। वर्ष 1967 में मेरे राज्य में ऐतिहासिक चुनाव हुआ था। जम्मू और कश्मीर के इतिहास का यह ऐसा पहला वर्ष था जब अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी पहचान बनाने के लिए राज्य के सभी 76 निर्वाचन क्षेत्रों से कांग्रेस अथवा भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। आपको याद होगा कि 76 स्थानों में से 22 चुनाव परिणाम नामांकन पत्रों के जांच के दिन ही पता लग चुके थे, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को रद्द कर दिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव अधिकारी की मेज पर ही 22 स्थानों पर विजय प्राप्त कर ली। न्यायमूर्ति को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि उनकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया था। इस जांच आयोग का गठन बहुत सोच विचार के बाद किया गया था और यह चुनावों के बारे में नहीं था, बल्कि यह कश्मीर में आम कुप्रबंध के बारे में गठित किया गया था। और देखिए कि दोषारोपण इस पद्धति पर किया गया और एक चुनाव अधिकारी जो एक IAS अधिकारी था, उसका नाम लेना उचित नहीं है। उसके बारे में कहे गए शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं कि कोई भी सभ्य देश अपनी सेवा में ऐसे सरकारी अधिकारी को सहन नहीं कर सकता अगर वे चुनाव के मामलों में इस तरह का व्यवहार करते हैं। पुनः मैं केवल यह बात कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि कानून में कुछ भी गलती नहीं थी, परंतु राजनीतिक दलों के व्यवहार में ही गलतियाँ थीं। निर्वाचन अधिकारियों के आचरण में गलती थी और सारी गलती उस व्यक्ति की थी जो कानून को लागू करता था। हमारे अपने देश में ही विभिन्न विचारधाराओं वाले व्यक्ति हैं। हमें बहुत पीछे नहीं जाना पड़ेगा। वर्ष 1975 के आसपास श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव रद्द किए जाने का अभूतपूर्व उदाहरण है। न्यायाधीश ने निर्णय में यही बताया गया था कि चुनाव संबंधी कानून में कोई गलती नहीं थी। स्टॉप।